नमस्कार साथियों, बजरंग स्टडीज क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के इतिहास पोर्शन पर बात कर रहे हैं और जिसमें मौर्यकाल चल रहा है। पिछली क्लासों में हमने मौर्यकाल के दो शासकों के बारे में बात कर ली थी, मौर्यकाल की राजनीति पर बात कर रहे थे। मौर्यकाल के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने बात कर ली थी लगभग। आज हम अशोक महान के बारे में बात करेंगे। मौर्य काल में अशोक महान शासक हुए। अशोक ऐसे प्रथम शासक थे भारतीय इतिहास में जिन्होंने अभिलेख लिखना शुरू किया। एक जैन अनुश्रुति के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो अशोक शासक बने वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध बने। बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक शासक बने। ऐसा बताया जाता है कि अशोक 100 भाई थे अशोक, और अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। मारने के बाद अशोक शासक बने। अशोक का जो समय अवधि है वह 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यह अशोक का समय अवधि है। अशोक के बारे में जानकारी जो मिलती है, दो अभिलेख हैं अशोक के बारे में जो जानकारी देते हैं, अशोक नाम बताते हैं। एक तो है मास्की और एक है गुजरा। ये दो अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। इन दोनों अभिलेखों से अशोक का अशोक नाम प्राप्त होता है। अभिलेखों में अन्य जो अभिलेख हैं, अन्य अभिलेखों में अशोक के लिए जो उपाधि दी जाती है, अशोक के लिए जो उपाधि दी जाती है वह उपाधि है देवानापिया। इस प्रकार की उपाधि दी जाती है अशोक को। ऐसा बताया जाता है कि अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ। एक विदिशा नामक जो क्षेत्र है उसकी राजकुमारी थी, उस राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, ऐसा बताया जाता है। और इस विदिशा की जो राजकुमारी थी, इस राजकुमारी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र जो था महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी।
जब अशोक जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो ये दोनों बोधि वृक्ष की टहनी लेकर ये दोनों का मतलब महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका जाते हैं। अभिलेखों से अशोक की एक पत्नी का नाम और प्राप्त होता है जिसका नाम उल्लेखित है कारुबाकी। यह अशोक की पत्नी का नाम भी प्राप्त होता है। अशोक के सामान्य परिचय ले रहे हैं हम लोग। अभी अशोक की राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहे, अशोक का सामान्य परिचय है ये। अशोक 273 ईसा पूर्व में लगभग 4 वर्ष में अपने 99 भाइयों को परास्त करता है, मारता है। और 269 ईसा पूर्व में शासक बनता है। 269 ईसा पूर्व में क्या बनता है? शासक बनता है। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष अशोक कश्मीर को और खेतान को मगध में मिला लेता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष मगध को और कश्मीर को और खेतान को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। यदि हम अशोक के उस समय के साम्राज्य की बात करें तो इस समय दक्षिण भारत तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, एक तमिल क्षेत्र को छोड़कर। यदि तमिल क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तमिल क्षेत्र को छोड़कर लगभग अशोक का पूरे भारत पर शासन था। अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा भाग अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा भाग उस समय अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यदि हम अशोक के राजत्व के 8वें वर्ष की बात करें, अशोक के 8वें वर्ष सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की बात करें, 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। यदि हम 8वें वर्ष निकालें अशोक के 8वें वर्ष, राजत्व के 8 वर्ष, तो हमें पता है कि राजत्व कब हुआ था अशोक का? 269 ईसा पूर्व में। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब किया, कलिंग का युद्ध कब लड़ा या कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 269 ईसा पूर्व से, बीसी से 8 वर्ष घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 261 ईसा पूर्व। हम कह सकते हैं कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा
पूर्व में, याद रखेंगे इस बात को। यदि हम एक हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इस अभिलेख के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है, वह जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय जो कलिंग था, कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। नंदराज, ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वह कलिंग को जीत गया था। जीतने के बाद जब अशोक उस विजित क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ये व्यक्ति जो मारे गए थे युद्ध में वो निर्दोष थे। तो मारे गए लोग थे, मारे गए व्यक्ति थे, मारे गए जो योद्धा थे, उन योद्धाओं के जो पारिवारिक जो लोग थे, परिवार के जो लोग थे, वो सम्राट को गाली दे रहे थे कि हमारे निर्दोष लोगों की क्या गलती है, दोनों राजा आपस में लड़ते तो अच्छा रहता। तो इस प्रकार जब अशोक देखता है तो वह व्यथित हो जाता है और उसी समय शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा ले लेता है। शस्त्र त्याग की क्या ले लेता है? प्रतिज्ञा। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोक शस्त्र त्याग की घोषणा कर देता है, प्रतिज्ञा ले लेता है यहां पर। और जब मगध को जीत लिया जाता है तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी बनाई जाती है वह मगध साम्राज्य की अंतर्गत जो कलिंग है, कलिंग क्षेत्र कलिंग की जो राजधानी बनाई जाती है मगध साम्राज्य के अंतर्गत, जैसे मगध में मिला लिया जाता है कलिंग को, तो कलिंग के लिए जो राजधानी बनाई जाती है उस राजधानी का उल्लेख मिलता है तोसली या धौली। ये कलिंग की राजधानी बनाई गई थी जब कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तो तब राजधानी बनाई जाती है कलिंग की। क्या बनाई जाती है? तोसली या धौली। इस नरसंहार को देखकर अशोक व्यथित हो जाता है और बौद्ध धर्म के 2 भिक्षुक हैं, एक तो है श्रवण निग्रोध और एक है उपगुप्त। इन दोनों के संपर्क में आकर अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों मिलकर अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे देते हैं और अशोक दीक्षा लेने के बाद जो भेरी घोष है
भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा कर देता है। भेरी घोष के स्थान पर किसकी घोषणा कर देता है? धम्म घोष की घोषणा कर देता है। ये बात हमें याद रखनी है। प्रश्न ये बनता है कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इससे पहले वो किसके उपासक थे? तो एक राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कल्लण है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लण। राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं कल्लण। कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार ये बताया जाता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले जो अशोक थे वो शिव के उपासक थे। शिव के क्या थे? उपासक। राजतरंगिणी के अनुसार कल्लण द्वारा जो विरचित है राजतरंगिणी, इसके अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म के स्वीकार करने से पहले जो अशोक जो उपासक थे वो शिव जी के उपासक थे। बाद में ये शिव जी के उपासक थे। कुछ दिन बाद गुरु मोगलीपुत्र के संपर्क में आया और इनके प्रभाव में आ गए। बाद में इनके प्रभाव में आ गए और उसके बाद अभी हमने बात की है श्रवणग्रोध और उपगुप्त के द्वारा इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी जाती है। अशोक ने 12 वर्ग की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षुक भिक्षुणी थे, आजीविक संप्रदाय के प्रचारकों के लिए 12 वर्ग की पहाड़ियों पर, 12 वर्ग की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करा। सुदामा गुफा का नाम है। चापार, सुदामा, चापार, विष झोंपड़ी और कर्ण, इन 4 गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे, उन सब आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए इन 4 गुफाओं का निर्माण कराया। यदि हम अशोक के 10वें वर्ष की बात करें, अशोक अपने राजत्व के 10वें वर्ष बौद्ध गया, क्योंकि इस समय अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल थे, सभी धार्मिक स्थलों का इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया, तीर्थ की। तो 10वें वर्ष अशोक कहाँ गए? बौद्ध गया गए। बौद्ध गया वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया वही स्थान है
जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक अपने राजत्व के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी का मतलब है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, लुम्बिनी का मतलब है कपिलवस्तु। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष सम्राट अशोक लुम्बिनी गए, और जो लुम्बिनी जो स्थान है, यह लुम्बिनी जो स्थान है, यह स्थान है महात्मा बुद्ध, महात्मा जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। अशोक ने जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न विभिन्न धार्मिक स्थल थे, उन सभी स्थलों का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। एक अभिलेख है रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख के अनुसार अशोक जब 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे, तो यहां पर जो कर था, टैक्स था, वो 1/6 लिया जाता था। लेकिन अशोक ने जब रुम्मनदेई या लुम्बिनी की यात्रा की, तो लुम्बिनी की यात्रा करने के दौरान अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। ये हमें रुम्मनदेई अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में कुछ विदेश राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करें चोल, पांड्य, केरल आदि विदेशी ऐसे राज्य हैं जिनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है। राज्य अभिषेक से संबंधित जो अशोक के छोटे अभिलेख हैं, लघु अभिलेखों में अशोक अपने आप को छोटे अभिलेखों में बुद्ध शाक्य कहता है, अर्थात अपने आप को अशोक छोटे जो अभिलेख हैं उनमें बुद्ध शाक्य कहता है। आज के लिए इतना ही। यह अशोक के सामान्य परिचय था। हम जो अशोक की राजनीति के बारे में कल जानकारी प्राप्त करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों को यह वीडियो उपलब्ध हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।